हेलो एंड गुड इवनिंग, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज 4 बड़ी और अहम खबरों के साथ। पहली अहम खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया है। लगातार कोरोना के आंकड़े देश भर में बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा, आगरा और अलीगढ़ पहुंचे, वहां के हालातों का जायजा लिया है। दूसरी अहम खबर दिल्ली और महाराष्ट्र से आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली में 18+ से ऊपर वालों को वैक्सीन लगना बंद हो गया है। कई वैक्सीन सेंटर्स बंद किए जा चुके हैं। कोवैक्सीन जिनको लगनी थी पहली डोज या फिर दूसरी डोज, उसे भी बंद किया जा चुका है, क्योंकि इस वक्त दिल्ली महाराष्ट्र में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है। तीसरी अहम खबर आ रही है, एक बार फिर से गंगा में लाशों का सिलसिला जारी है। सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि आखिर सिस्टम की कहां चूक हुई है। एक तरफ जहां देश इस महामारी से लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ इस तरह लाशों का बहना क्या दर्शाता है। चौथी और अहम खबर उत्तर प्रदेश के एटा से आ रही है, जहां पर मानवता एक बार फिर से शर्मसार हुई है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की अहम खबर के साथ। साफ तौर पर यह देखा गया है कि जिस तरह से कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसको देखकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं, एक्शन में नजर आ रहे हैं। कोरोना के खिलाफ एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा, आगरा और अलीगढ़ का निरीक्षण किया है, दौरा किया है। कोविड कमांड सेंटर का सीएम योगी ने निरीक्षण भी किया है। 100% निःशुल्क टीकाकरण के लिए प्रतिबद्ध है। 20,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध कराए जाए। बीमारी से बचाव सर्वोत्तम उपाय है। वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर भी जारी किया गया है। सभी लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा, मथुरा, अलीगढ़ का दौरा किया है, जानकारी ली है। जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए ये अहम दौरा समझा जा रहा है। साथ ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें देखिए कि इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साफ तौर से एक्शन में नजर आ रहे हैं। कोरोना के खिलाफ एक्शन में सीएम योगी, कोविड कमांड सेंटर का सीएम योगी ने निरीक्षण भी किया है। तस्वीरें भी आपको उसकी दिखा रहे हैं। यह भी कहा गया है कि इस वक्त सभी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। भारतीय रेल ने और भारतीय वायुसेना ने हमें सहयोग किया और आज हम प्रदेश के अंदर 1030 मीट्रिक तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़, मथुरा और आगरा का दौरा किया है, ताजा हालात लिए हैं कोविड को लेकर। कोविड कमांड सेंटर का सीएम योगी ने निरीक्षण भी किया है। 20,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध कराए गए हैं। वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर भी जारी किया गया है। सभी लोगों को इस वक्त जागरूक होने की आवश्यकता है, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अलीगढ़, मथुरा और आगरा का दौरा किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। कोविड कमांड सेंटर का भी निरीक्षण किया गया है। तो आपको यहां जानकारी दे दें, 100% निःशुल्क टीकाकरण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार, ऐसा कहना है सीएम योगी का। ठीक है, गगन मथुरा से और कृष्णा त्यागी आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करते हैं गगन का। गगन, आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, निरीक्षण किया है, दौरा किया है। इस वक्त मथुरा के क्या ताजा हालात देखने को मिल रहे हैं? कृष्णा को मेरी आवाज मिल रही है? तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा और आगरा दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हालात देखने को मिल रहे हैं, एक बात तो साफ है कि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
कृष्णा और गगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करते हैं कृष्णा का। कृष्णा आगरा से जुड़े हुए हैं। कृष्णा, क्या जानकारी मिल पा रही है? जो तस्वीरें हमने देखी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण भी किया है, इस वक्त आगरा के कैसे हालात हैं? कंचन जी, मैं आपको बता दूं ताजनगरी आगरा की स्थिति के बारे में। सबसे पहले कि ताजनगरी आगरा की वो भयावह मंजर देखने को मिल रहा था, उसके बाद सरकार ने जिस तरह से प्रशासन को जिस तरह से सख्त कदम उठाने के आदेश दिए, उसके बाद केसों में निरंतर कमी देखने को जरूर मिल रही है। जिस तरह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तीन जगह दौरा था, अलीगढ़, मथुरा और सीधे अब आगरा। आगरा में 4:15 बजे मथुरा से हवाई अड्डे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे। उसके बाद अब नगर निगम का कमांड कंट्रोल में निरीक्षण कर रहे हैं। उसके बाद 5:15 बजे अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करेंगे। और इस वाकया में एक पूर्व मंत्री बाबूलाल को उसमें जगह नहीं मिल रही है। आरोप और प्रत्यारोप दोनों लगाए हैं। बाबूलाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अधिकारी पर भी आरोप लगाए हैं कि अपने चहते अधिकारी मंत्री होने के चलते उनका नाम उस लिस्ट से काटा गया है, उन्हें जगह नहीं मिली है। तो यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कि प्रत्यारोप, उसके बाद सीधी बात करें कि मीडिया कर्मी को भी, कहते मीडिया कर्मियों को भी इसमें एंट्री देने की बात कही गई है। तो निश्चित तौर से प्रशासन अपनी कमियों को छुपाने में लगा हुआ है। सुबह से प्रशासन जिस मोड़ पे दिखाई दे रहा है, जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, एसएन हॉस्पिटल की बात करें या और भी जिला अस्पताल की बात करें, तो सुबह से ही तैयारी की गई थी, क्योंकि सीधे प्रशासन इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, गगन भी हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए हैं। गगन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा था, कई सेंटर कंट्रोल रूम का, कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया है और एक अहम बात यहाँ पर साफ तौर पर कही गई है कि भ्रम फैलाने की कोशिश न की जाए, हर किसी को जागरूक होने की जरूरत है। जी बिल्कुल, बता दूं आपको कि आज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा आए थे। मथुरा आने के बाद उन्होंने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद वहां पे जो मरीज एडमिट थे, मरीजों का हाल जाना और डॉक्टरों से भी चर्चा की ट्रीटमेंट को लेकर। वहीं मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ ने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि किसी भी प्रकार का जो भ्रम है, जो भ्रम जैसी खबरें हैं, उन्हें न फैलाया जाए। इसके बाद में लगातार जो है एक डैम्पियर नगर पहुंचे। वहां पे डैम्पियर नगर में एक आइसोलेट परिवार था, परिवार से मिले। परिवार से मिलने के बाद वहां डॉक्टरों से चर्चा की और डॉक्टरों को और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जितने भी परिवार, जितने भी लोग जो मरीज हैं, जो होम आइसोलेट है, उनको भी जरूरत की जो दवाएं हैं, जरूरत की जो चीजें हैं, वो समय से उपलब्ध कराई जाए। जी, तो साफ तौर पर यह कहा गया है कि जरूरत की चीजें उपलब्ध कराई जाए। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र से अहम खबर आ रही है। दिल्ली में 18+ से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन रोक दिया गया है, क्योंकि इस वक्त दिल्ली में उतनी वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है। यह भी आपको जानकारी दे दें कि महाराष्ट्र में भी कई वैक्सीनेशन सेंटर्स रोके गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली में आज से कोवैक्सीन के सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र में वैक्सीन खत्म हो चुकी है, इसीलिए टीकाकरण अभियान जो है वो रुक गया है। महाराष्ट्र में केवल 45+ के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। वैक्सीन न होने से 18 से ऊपर वाले लोगों को अभी वैक्सीन नहीं लगेगा। दिल्ली, राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो 100 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन की किल्लत बरकरार है और सिर्फ दिल्ली महाराष्ट्र नहीं, आपको बता दें छत्तीसगढ़ हो या फिर कर्नाटक ही क्यों ना हो, हर जगह से इस तरह की खबरें सामने आ रही है जहां वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद किए गए हैं, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है। इसी वजह से जो टीकाकरण केंद्र हैं उनको बंद किया गया है। वैक्सीन की कमी से टीकाकरण अभियान रुका है और महाराष्ट्र में इस वक्त सिर्फ 45+ के लिए ही वैक्सीन दी जा रही है। तो काफी अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली का यह हाल है, महाराष्ट्र का यह हाल है। आप अंदाजा लगाइए कि देश के बाकी राज्यों का क्या हाल होगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं गुलशन का, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए। गुलशन, क्या जानकारी मिल पा रही है? देश की राजधानी में अगर वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद होने की नौबत आ चुकी है तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश के बाकी राज्यों का क्या हाल होगा। उनका क्या होगा जिनको पहली डोज लग चुकी है, क्या सेकेंड डोज उनको लगेगी? क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि कोवैक्सीन की जो दी जा रही थी, सप्लाई की जा रही थी, उन्हीं जगह के वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हुए हैं।
जी कंचन, दिल्ली से फिलहाल यही खबर आ रही है कि इस वक्त दिल्ली में 100 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन रोक दिया गया है और कारण बताया जा रहा है दिल्ली सरकार की ओर से कि उनके पास डोज नहीं है लगाने के लिए। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एक सघन इलाका है। अगर आबादी के लिहाज से देखें, बाकी राज्यों के अनुपात से देखें, तो दिल्ली बहुत ज्यादा खतरे वाली जगह मानी जाती है, क्योंकि यहाँ सघन आबादी होने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना। लेकिन जब तीसरी लहर की बात चल रही हो तो उसका एक ही उपाय बताया जा रहा था, सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से दावे किए जाते हैं कि हम ज्यादा टीकाकरण कर देंगे तो तीसरी लहर उतना इंपैक्ट नहीं कर पाएगी। और जो वर्तमान समय है इसको भी हमें समझना होगा। दिल्ली में 77,717 एक्टिव केस हैं और 20,618 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में दिल्ली में टीकाकरण रुकना अपने आप में हैरान करने वाली बात है। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो परस्पर वार्ता हुई है उसमें विरोधाभास तो नजर आता है। वहीं कल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी अपनी बयान जारी करके कहा है कि फिलहाल हमारे पास टीका नहीं है, इसलिए टीकाकरण रोका जा रहा है। और दिल्ली में 100 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका रोक भी दिया गया है। लिहाजा अब वो ग्लोबल टेंडर की विकल्प को एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। फिलहाल एक वैश्विक स्तर पर देख रहे हैं। लेकिन गुलशन, एक बात बताइए, विकल्प क्या है? बाहर के देशों में देखा जाए जितना एग्रेसिवली ये कैंपेन चल रहा है और भारत में बार बार वैक्सीनेशन की कमी से हर किसी को जूझना पड़ रहा है। कोई रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो उसको दूसरा स्लॉट नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश में 15 तारीख तक के सारे स्लॉट्स बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में बार बार कहा जा रहा था कि हम 3 महीने के अंदर अंदर सभी को वैक्सीन उपलब्ध करा देंगे। देश की राजधानी के क्या ये हालात है इस वक्त? कंचन, बिल्कुल सही कहा आपने। जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो इस तरह के अनुभव आते हैं और इस तरह के आंकड़े सामने आते हैं जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि लगातार अगर हमें खेप मिलती रही तो दिल्ली में करीब 3 महीने के अंदर हम सभी युवाओं को वैक्सीनेशन कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि साल 2021 युवाओं के लिहाज से पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो भारत अव्वल देश है और उसमें दिल्ली भी एक ऐसा राज्य है जो दूसरे तीसरे स्थान पर है जहाँ युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा होगी। और एक आंकड़े के अगर लिहाज से देखें कि इस बार जो 65% जो संक्रमित हुए हैं वो 18 से 44 साल की आयु के बीच में थे, तो इसलिए युवाओं का टीकाकरण आवश्यकता था। लेकिन वो तमाम दावे सरकारी प्रशासन एक बार फिर ठीक है, तो देखिए किस तरह दिल्ली और महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन की किल्लत देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाता आनंद गायकवाड़ भी महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या हालात है इस वक्त महाराष्ट्र के? महाराष्ट्र में तो कई चीजों की किल्लत साफ तौर पर देखी गई है। डोर टू डोर वहां पर वैक्सीनेशन का काम भी, आज जिस बात का जिक्र बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से किया गया है कि इस पर एम्फेसाइज करना चाहिए था, एक सफलता दिखा था महाराष्ट्र में किस तरह आंकड़े कम हो रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त हमारे पास सॉल्यूशन बचा है वैक्सीन का, वही मार्केट में अवेलेबल नहीं है। कैसे देश के लोगों को बचाया जाएगा? जी बिल्कुल सही बताया आपने कि जो 18 से 44 साल के लोगों को टीकाकरण कराना है उसकी वैक्सीनेशन की प्रोसेस ही पिछले 2-3 दिनों से पूरे महाराष्ट्र में लगभग बंद हो चुकी है। और जो भी सरकार और विपक्ष, इन दोनों में जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, इसी के बीच वैक्सीनेशन रुका हुआ है। सिर्फ आपको बता दूं कि 45 के ऊपर के लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन उनमें भी सिर्फ दूसरी जो टीके की खुराक थी वही दी जा रही है। तो 45 के ऊपर के जो लोग हैं उनको पहली खुराक भी ठीक से नहीं मिल रही है। तो ये दिक्कत है। अभी सरकार की तरफ से बोला जा रहा है, राज्य सरकार की तरफ से, कि केंद्र सरकार की तरफ से ही हमें पूरी मात्रा में खुराक नहीं मिली, जिसके चलते हम 18+ लोगों को टीकाकरण नहीं करा रहे। ठीक है, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हम इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं और मुंबई की बात कर रहे हैं, जो देश की आर्थिक राजधानी है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। अगर इस तरह इन बड़े बड़े राज्यों के ये हालात है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के युवा जो इस वक्त गांव में होंगे, देश के बुजुर्ग जो जूझ रहे हैं मूलभूत सुविधाओं के लिए, उनके क्या हालात होंगे। खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां पर नवनिर्वाचित प्रधान प्रीति का निधन हो गया है। जानकारी देते हैं आपको, 10,000 की आबादी वाले बरला गांव की प्रधान थी प्रीति। संक्रमण के बाद 4 दिन से अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन नहीं बच पाई। नवनिर्वाचित प्रधान प्रीति का कोरोना से मुजफ्फरनगर में निधन हो गया है। 10,000 की आबादी वाले बरला गांव की प्रधान थी प्रीति। सचिन जौहरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर। सचिन, क्या जानकारी मिल पा रही है? 4 दिन से अस्पताल में इलाज चल रहा था नवनिर्वाचित प्रधान प्रीति का। देखिए, आपको बता दूं, बरला एक बड़ा गांव है मुजफ्फरनगर का, लगभग 10,000 की आबादी है। वहां की निर्वाचित हुई थी अभी प्रधान जो प्रीति हैं, उनका निधन हुआ है। 4 दिन पहले इनकी तबीयत खराब हुई थी, तब से इनका इलाज चल रहा था और आज इनकी दुखद मौत हो गई है। और आपको बता दूं, प्रधान की मौत के बाद से पूरे जनपद में शोक है, शोक की लहर है। अभी कुछ दिन पहले बरला में जबरदस्त जश्न मनाया गया था और जो खुशी की लहर थी वो पूरी तरह से मातम में बदल गई है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, आपको बता दूं कि
एक बड़ी आबादी का गांव है, वो बिल्कुल बैकवर्ड में बड़ी आया था। आबादी का गांव है जहां पर नवनिर्वाचित थी प्रधान प्रीति, पर कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। वो तस्वीरें आपको याद होगी जो आपने उन्नाव से देखी थी, जहां पर नदी पर किस तरह लाशों का अंबार नजर आ रहा था। कुछ ऐसा ही नजारा कानपुर में भी देखने को मिला है। उन्नाव के बाद कानपुर से भी शव दफनाने का खुलासा हुआ है। कानपुर का खिरेश्वर घाट भी शवों का कब्रगाह बना है। गंगा किनारे लगातार शवों को दफनाने का सिलसिला जारी है। शवों को दफनाने का सिलसिले में कोई रोक नहीं है। कानपुर कई गांव में भी लगातार मौतें हो रही हैं। तो कानपुर कई गांव में लगातार मौतें हो रही है। कानपुर के आपको ये भी जानकारी दे दें यहाँ पर कि उन्नाव के बाद कानपुर से भी शव दफनाने का बड़ा खुलासा सामने आया है। किसकी चूक इसको समझा जाए, ये बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। एक के बाद एक लगातार, और सिर्फ आपको ये जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश ही नहीं है जहाँ इस तरह की खबरें सामने आ रही है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या फिर छत्तीसगढ़ क्यों ना हो, हर जगह कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। लगातार लाशों का सिलसिला जारी है। कहीं पर दफनाया जा रहा है, कहीं पर उनको बहाया जा रहा है। ये आखिर हो क्या रहा है? देश इतनी बड़ी महामारी से गुजर रहा है, लेकिन किसी को उसके लोगों के अपने अंतिम संस्कार का हक भी नहीं मिल पा रहा है। तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। उन्नाव के बाद कानपुर में शव दफनाने का बड़ा खुलासा हुआ है। कानपुर के खिरेश्वर घाट शवों का कब्रगाह बना। गंगा किनारे लगातार शवों को दफनाने का सिलसिला जारी है। शवों को दफनाने का सिलसिला, इसमें कोई रोक नहीं हो रही है। कानपुर कई गांवों में भी इस तरह की लगातार मौतें हो रही हैं। तस्वीरें भी साथ साथ देखिए आप, किस तरह शवों को दफनाने का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बताते ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं कानपुर से हमारे संवाददाता रमन गुप्ता का। रमन, क्या जानकारी मिल पा रही है? देश में ये महामारी मची हुई है, लोगों को उनके अंतिम संस्कार का ये राइट भी नहीं मिल पा रहा है। परिजन देखकर परेशान हो रहे हैं। सिस्टम का कितना बड़ा फेलियर समझा जाए। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो रही है, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। जो ये तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं भयावह हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार कानपुर के लगातार जो शहर है वहां पर कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है। लेकिन अब ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये कहीं ना कहीं प्रशासन के उस दावों की पोल खोल रहा है जो सिर्फ कागजों पर है। लगातार जो घाट की स्थिति है, जो शहरों में घाट है, वहां पर आए दिन सैकड़ों की संख्या में लोग जाते हैं, अपने परिजन भी जाते हैं। और जो पेशेंट हॉस्पिटल्स में मर रहे हैं, वो उनको जब एम्बुलेंस लेके जाती है तो वहां की भी कालाबाजारी का जो एक तथ्य था वो हम लोगों ने दिखाया। लेकिन जो ये नई तस्वीरें न्यूज़ एंड इंडिया आपको दिखा रहा है कंचन, जिस तरह से घाटों पर अब लाशों को दफनाया जा रहा है, चाहे वो गंगा में लाशें बहने का मामला हो, चाहे शवों को दफनाने का मामला हो, ये प्रशासन की कहीं ना कहीं बड़ी चूक दिखाई दे रही है। जो उसके दावे हैं जो महज आंकड़ों में है, अब लगातार प्रशासन कानपुर में ये बता रहा है कि कोरोना की जो स्थिति है वो थमती जा रही है। लेकिन जो घाटों पर स्थिति है, निरंतर घाटों पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौतों के बाद वहां जलाया जा रहा है। अब जो है घाटों पर भी ना ही लकड़ियां हैं, ना ही उनको जलाने की कोई व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई। इसीलिए जो है लोग अपने परिवार के लोगों को लेकर गंगा के किनारे जाकर दफना देते हैं। तो कहीं ना कहीं जब खबर न्यूज़ इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, उसके बाद जो प्रशासन था कानपुर का, वो जागता है और घाटों पर पहुंचता है। सबकी लगातार यहाँ के जो स्थानीय जिला अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, प्रशासन भी मॉनिटरिंग कर रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो तस्वीर है ये अपने आप में यही खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों इस तरह की तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। परिजनों को ये तक नहीं हो पा रहा है कि वो अंतिम संस्कार कर सके। क्या कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है कि जब शव अस्पताल से बाहर निकलता है तो ये सुनिश्चित किया जाए कि सही तरीके से अंतिम संस्कार किए जाएंगे? शुक्रिया रमन जानकारी के लिए। और इसी बीच आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां मरीज की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा हुआ है। तीमारदारों के मुताबिक पैसे लेते वक्त हालत जो है वो ठीक बताई गई थी। पैसे मिलने के बाद मरीज को मृत घोषित कर दिया गया है। बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से अस्पताल कर्मियों पर फायरिंग का भी आरोप लगा है। ये जानकारी मिल पा रही है, डॉक्टर्स ने फायरिंग की घटना से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। नगर कोतवाली के
हार्ट केयर सेंटर की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रही है। देखिए, हार्ट क्लिनिक एंड इमरजेंसी केयर सेंटर है। यहाँ पर किस तरह पैसे की वसूली की बात सामने आ रही है। किसी की जिंदगी ताक पर रखकर ये क्या खेल चल रहा है अस्पतालों में, ये साफ तौर से देखा जा सकता है। मरीज की मौत के बाद ये पूरा हंगामा सामने आया है। बताया जा रहा है कि पहले तो हालत ठीक बताई गई, लेकिन बाद में जैसे ही पैसे ले लिए गए, मरीज को मृत घोषित कर दिया गया। इसी के साथ न्यूज़रूम लाइव में इतना ही। आगे देखिए महाराष्ट्र से जुड़ी अहम खबरें आज महाराष्ट्र में।